Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Well done Jimmy Anderson. Congratulations to Jimmy Anderson. Outstanding performance. Jimmy Anderson 600 विकेट्स के क्लब में शामिल हो गए. बेहतरीन परफॉर्मेंस. आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिमी एंडरसन की तरफ से. मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस यही कहा जा सकता है. जिमी एंडरसन की परफॉर्मेंस को जितना भी सराहा जाए कम है. तो अवाम का इंटरेस्ट दो चीज़ों में था. एक तो ये कि आया पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान एक एक सेशन में टेस्ट मैच हारा है. 8-8 9-9 विकेटें भी गंवाई हैं पाकिस्तान ने एक एक सेशन में. तो ये भी खदशा और खटका था कि अगर 30-40-50 ओवर्स का खेल हो जाता पाँचवें दिन तो क्या पाकिस्तानी बैट्समैन सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. और दूसरी जो चीज़, जो दूसरा इंटरेस्ट था वो ये था कि आया जिमी एंडरसन, जिनको एक विकेट दरकार थी खेल के आखिरी दिन, तीसरे टेस्ट के 5वें दिन के आखिरी दिन 600 विकेट्स मुकम्मल करने वाले दुनिया क्रिकेट के पहले फास्ट बॉलर बनने के लिए, क्या वो 600 विकेट्स हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं. तो इन दो चीज़ों को लेके टेस्ट मैच के 5वें दिन के खेल को लोगों ने देखना शुरू किया. और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. जिमी एंडरसन ने अपना टारगेट अचीव किया. अज़हर अली को उन्होंने आउट किया और 600वीं विकेट अपनी टेस्ट क्रिकेट में हासिल की. दुनिया क्रिकेट के वो पहले फास्ट बॉलर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स का संगे मील अबूर किया. और ओवरऑल चौथे बॉलर बने, क्योंकि मुताया मुरलीधरन 800 विकेटों के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट हैं. उसके बाद शेन वॉर्न ने 708 विकेटें हासिल कर रखी हैं और अनिल कुंबले ने 619 विकेटें हासिल कर रखी हैं. ये तीनों ही स्पिन बॉलर्स हैं. और तो जिमी एंडरसन पहले फास्ट बॉलर बने हैं. बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है. इलस्ट्रियस कैरियर है जिमी एंडरसन का. और उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप में टेस्ट क्रिकेट की भूख है तो आप 38 साल की उम्र में भी एक 600 विकेटों का संगे मील अबूर कर सकते हैं. और फॉर्म और फिटनेस अगर आप अपने बरकरार रखें और अपना पैशन बरकरार रखें तो टेस्ट क्रिकेट में आप बिग स्टार और बिग हीरो बन सकते हैं और इज़्ज़त कमा सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में. और यही कुछ जिमी एंडरसन ने किया. और आजकल के हमारे यंगस्टर्स, ख़ासतौर पर जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, उनके लिए उन्होंने मिसाल कायम की कि आप टेस्ट क्रिकेट को तरजीह दें, टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करें. पैसों के पीछे भागने के बजाय और लीग्स खेल के पैसा कमाने के बजाय टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह रहे हैं. आजकल ट्रेंड चला आ रहा है, फास्ट बॉलर्स और T20 वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं. लेकिन जिमी एंडरसन ने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट में अगर आप मेहनत करते हैं और फोकस करते हैं टेस्ट क्रिकेट पे तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं. टेस्ट क्रिकेट आपको इज़्ज़त भी देगी, फेम देगी, आपको पैसा भी मिलेगा और आप एक शोहरत की बुलंदियों पर भी जा सकते हैं. तो हैट्स ऑफ टू जिमी एंडरसन. आउटस्टैंडिंग बॉलर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. बात कर लेते 5वें दिन के खेल की. टेस्ट मैच का नतीजा तो ऑब्वियस नज़र आ रहा था पहले 3 दिनों के बाद ही, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले 2 दिन में जिस तरह से हमें बैटेड आउट कर दिया था, उसके बाद अगले 3 दिनों में पाकिस्तान ने सर्वाइव ही करना था. और कुछ पाकिस्तान को मौसम की मदद चाहिए थी, कुछ खुद भी कोशिश करनी थी, जो कि दोनों चीज़ें हुई. पाकिस्तान ने बैट्समैनों ने निस्बतन बेहतर खेल भी पेश किया और मौसम ने काफ़ी सारी हेल्प की पाकिस्तान की. और टेस्ट मैच पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब हुआ और 13 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिले. एक सीरीज़ 0 से सीरीज़ तो पाकिस्तान हार गया 10 साल के अरसे के बाद, क्योंकि 2016 और 2018 की सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बराबर हुई थी. और UAE में 2012 और 15 की जो सीरीज़ें हुई थी वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान जीता था. इस लिहाज से मायूस कुन परफॉर्मेंस रही कि पाकिस्तान सीरीज़ हार गया. सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जीता है मैच पाकिस्तान ने अपने बैड बॉलिंग प्लानिंग और बैड कैप्टनसी की वजह से हार दिया. दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की पोजीशन पतली रही और बारिश ने पाकिस्तान को सेव किया. अदरवाइज़ में भी इस सीरीज़ का नतीजा 3-0 इंग्लैंड के हक़ में होता. तो क्विकली बात कर लेते हैं पाकिस्तान ने इस सीरीज़ से क्या गेन किया और क्या लॉस किया. पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव्स क्या थे पाकिस्तान के लिए. नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए. बहरहाल एनीवे, एक तो मोहम्मद रिजवान की बैटिंग पॉजिटिव पॉइंट था. बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, मुश्किल कंडीशंस में नंबर 6-7 पे खेलना, फिर टेल के साथ खेलना.
हमेशा चैलेंजिंग होता है इंग्लैंड की कंडीशंस में, जब कि आपका पहला टूर हो और फिर उनके सर पे एक तलवार लटकाई हुई है सरफराज की सूरत में कि दूसरा विकेट कीपर, और बहस छिड़ी हुई थी फजूल की कि सरफराज की टीम में टेस्ट टीम में वापसी होनी चाहिए या नहीं। पर रिजवान ने अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग से ये साबित कर दिया कि कम से कम टेस्ट क्रिकेट में उनका अभी तक कोई सानी नहीं है, और वो डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं एज ए बैट्समैन भी और एज ए विकेट कीपर भी। हैट्स ऑफ टू हिम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट ग्लव वर्क। तो इसके अलावा शान मसूद ने पहले इनिंग्स में पहले टेस्ट की 156 रन की इनिंग्स खेली, 3-4 चांसेस भी मिले, उसके बाद वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। अगली 4 इनिंग्सों में सिर्फ 23 रन स्कोर कर पाए। तो ये नहीं हमें चाहिए, हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए ओपनर्स की जानिब से। अगर पिछले कुछ 1 साल में वो बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दिए हैं, लेकिन इस टूर पे फिर उन्होंने स्ट्रगल किया पहली इनिंग्स के बाद, तो ये इनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। आबिद अली अच्छा खेले, पहला टूर था, एक 50 की, एक 40 आउट भी किया, लेकिन 2-3 मौके पे उन्होंने भी अपनी विकेट को थ्रो किया। उनको अपने विकेट पे वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कंसिस्टेंटली खेलने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये ओपनिंग जोड़ी कंपैरेटिवली बेहतर कर रही है, तो इसको ज़रूर कैरी ऑन करना चाहिए इसके साथ। फिर अज़हर अली की बात कर लेते हैं। अज़हर अली पहले 2 टेस्ट मैच में बहुत बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिए, कैप्टन से भी बहुत उनकी मीडियोकर थी, उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ पहला टेस्ट मैच, जिस तरह के उन्होंने डिसीजंस किए और पाकिस्तान हारा। लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया उन्होंने, बहुत प्रेशर था उनके ऊपर एज ए बैट्समैन परफॉर्म करने का, फिर एज ए कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करने के लिए प्रेशर था उनके ऊपर। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली उन्होंने। तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 141 नॉट आउट किया और एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी स्कोर को। अगरचे फॉलो ऑन से पाकिस्तान नहीं बच सका, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि अज़हर अली परफॉर्म करें, क्योंकि टीम के कैप्टन है। जब तक कैप्टन नहीं परफॉर्म करेगा तो बाकी टीम के ऊपर प्रेशर रहता है। तो इसलिए आज से बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। दूसरी इनिंग्स में भी वो बेहतर खेले, 31 रन उन्होंने स्कोर किए, काफ़ी वक्त भी क्रीज पर गुजारा। तो वेलकम बैक टू फॉर्म फॉर अज़हर अली। अच्छी उन्होंने फॉर्म गेन की, 3 साल के बाद पहली अवे सेंचुरी सीरीज़ में सेंचुरी स्कोर की उन्होंने। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी टेस्ट क्रिकेट आ रही है पाकिस्तान के लिए, अज़हर अली के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो ना सिर्फ विद द बैट परफॉर्म करें, बल्कि एज ए कैप्टन भी प्रोएक्टिव हों, एग्रेसिव कैप्टनसी करें, एग्रेसिव डिसीजन लें। फिर बाबर आजम की बात कर लेते, जो हमारे स्टैंड आउट बैट्समैन हैं और परफॉर्मर हैं। इस सीरीज़ में उनसे काफ़ी तवक्कुआत थी, इससे पहले वो बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे। टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने 250 स्कोर की और एक 47 किया मुश्किल कंडीशंस में। लेकिन जिस तरह का उनका स्टैचर है, जिस तरह की उनकी कैलिबर बन चुकी है, उस हिसाब से बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सके। तवक्कुआत का बोझ उन पर शायद कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि बाबर आजम एक आध बड़ा सैंकड़ा दागेंगे लेकिन वो सेंचुरी को बना नहीं सके। एनी हाउ उनके लिए भी लर्निंग कर्व था। ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड में उन्होंने नहीं खेली थी, इससे पहले एक ही टेस्ट मैच खेला था 2018 में और ये उनके 3 इसके बाद कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस खेले। यकीनन उन्होंने मुश्किल कंडीशंस में अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग अटैक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बाबर आजम को भी। और उम्मीद यही है कि आइंदा इंग्लैंड के जो टूर होगा आने वाले वक्तों में, वहाँ बाबर आजम ज़्यादा निखर के सामने आएंगे। तो उसके अलावा रिजवान की मैंने आपसे बात की। असद शफीक बहुत बुरी तरह आउट ऑफ टच रहे। 5 इनिंग्सें इनको खेलने में मिली इस टूर में। 3 टेस्ट मैचेस की, उनमें सिर्फ 67 रन स्कोर कर पाए, एक भी 50 उनके क्रेडिट में नहीं है। 29 हाईएस्ट स्कोर था। कल भी वो बेहतर खेल रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत चीपली वो आउट हो गए एक ऑफ स्पिनर जो रूट के हाथों। तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी फेट के बारे में डेफिनेटली सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा और ख़ुद उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के परफॉर्मेंस से बात नहीं बनने वाली। फिर हम बॉलिंग फ्रंट पे बात कर लेते हैं। जो हमने 3 फास्ट बॉलर्स सेलेक्ट किए थे, नसीम शाह, शाहीन शाह और मोहम्मद अब्बास, इन तीनों ने मिला के सिर्फ 13 विकेटें हासिल की इस सीरीज़ में। 5 विकेटें अब्बास ने हासिल की, 5 शाहीन शाह अफरीदी ने और 3 नसीम शाह ने, विच इज़ नॉट इनफ। पुअर परफॉर्मेंस ऑन द बॉलिंग ऑफ फास्ट बॉलर्स, ऑन द पार्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स। जब आपने 20 विकेटें हासिल करनी है, 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स आप खिला रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उनके ऊपर होना है कि वो 20 विकेटें हासिल करें। अगर वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, विकेट्स हासिल नहीं करेंगे,
तो कैसे आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। टेस्ट मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर्स या आपके बॉलर्स जितवाते हैं, चाहे फास्ट बॉलर्स हों स्पिनर्स हों। लेकिन ये बॉलिंग बेदांत का शेर साबित हुई इस टूर पे। किसी किस्म का वैनम नज़र नहीं आया। पैचेस में कुछ अच्छे स्पेल किए वहाँ शहीन शाह ने, नसीम शाह ने और मोहम्मद अब्बास ने, लेकिन ये बॉलिंग अटैक कहीं से भी थ्रेटनिंग बॉलिंग अटैक नहीं लगा और कहीं से भी ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं लगा कि ये 20 विकेटें मुखालिफ टीम के हासिल कर सके। और सारे के सारा दबाव यासिर शाह पे रहा, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में आठ खिलाड़ियों को आउट किया था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। फिर अगले टेस्ट मैचेस में बुरी तरह से वो नाकाम हुए और अगले 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स हासिल कर सके। तो पीसीबी मैनेजमेंट थिंक टैंक को, सिलेक्शन कमेटी को ये सोचना होगा कि यासिर शाह को अवे सीरीज़ में ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होना चाहिए और बॉलर्स के ऊपर ट्राई करें। अगर कोई उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहा है या बेहतर बॉलिंग ऑप्शन है हमारे पास तो डेफिनेटली उनको भी नज़र में रखना चाहिए। स्ट्रेट अवे उनको ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड में तो फिर भी बेहतर परफॉर्मेंसेस हैं यासिर शाह की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंसेस हैं यासिर शाह की। तो इस चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है और इस फास्ट बॉलिंग अटैक को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। अब्बास के रोल को भी देखना होगा कि उससे जो सिर्फ नई बॉल के साथ इफेक्टिव होते हैं बाद में, क्योंकि उनके पास पेस भी नहीं है और जब स्विंग भी नहीं होता तो वो बिल्कुल ही नकारा से बॉलर बन के रह जाते हैं। तो इस चीज़ पे देखने की ज़रूरत है कि हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे फास्ट बॉलर्स टीम में इंडक्ट करनी चाहिए जो विद द न्यू बॉल और विद द ओल्ड बॉल इक्वली इफेक्टिव हों। सोहेल खान को लेके गए, सैर सपाटा करवा के वापस ले आए। 34 साल उनकी उम्र थी, अब उनको मौका नहीं मिलना था तो कब मिलना था। प्रैक्टिस मैचेस में भी उन्होंने आउट किए हुए थे। फिर वहाब रियाज की बहुत मिन्नत समाजत की गई कि आएँ वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, वो अवेलेबल भी थे टेस्ट सीरीज़ के लिए, उनको फिर भी नहीं मौका दिया गया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। जब तक ये सिलेक्शन कमेटी मौजूद है इसी तरह के फ़ैसले होते रहेंगे और इसका पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होता रहेगा। फिर आप इस साल पाकिस्तान पहले साउथ अफ्रीका से हारा, उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, फिर अब इंग्लैंड में भी हारा, अब साल के आखिर में पाकिस्तान के न्यूजीलैंड जाना। अगर यही हालात रहे तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड में भी पाकिस्तान का यही हाल होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जो सीनियर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे उनकी जगह 1-2 यंगस्टर्स को इंडक्ट करने की ज़रूरत है, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी और बॉलिंग में भी हॉर्सेस फॉर कोर्सेज चाहिए। जो बॉलर्स लगते हैं कि जिन कंडीशंस में ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं उन्हीं को उन कंडीशंस के लिए खिलाया जाए, ना कि उनके रिप्यूट या उनके प्रीवियस रिकॉर्ड या उनके नाम को देख के उनको खिलाया जाता रहे। बहरहाल इस पे और भी बहुत सारी बहस हो सकती है लंबी चौड़ी, तो बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा। तो कंग्रेचुलेशंस आखिर में फिर जिमी एंडरसन को पाकिस्तान टीम के लिए कमेजोरेशंस। लेकिन अगली सीरीज़ में मेहनत करें, सिलेक्शन बेहतर करें, कैप्टनसी बेहतर करें तो पाकिस्तान की टीम आने वाले दिनों में बेहतर नताइज भी दे सकती है। तो लेकिन इस वीडियो तक के लिए तो इतना ही, फिर आने वाले किसी और वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना साथ मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।